इस 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा वंदन का कार्यक्रम हमारे एमडी सर द्वारा पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा, मेरे जीवन को शेयर करना चाहूंगा। मैं बैठे बैठे रास्ते में जब आ रहा था, वहां से सॉरी घर से चला जब, तो मैं सोच रहा था कि आप क्या बोले। बच्चे नहीं होंगे, आप सब शिक्षक साथी हो, सब विद्वान हो, आप सबके सामने ऐसी क्या बात कही जाए जिसका आपके भी जीवन पे कहीं असर हो। या इस गणतंत्र दिवस की परिभाषा या यूं कह सकूं, इसका एक अर्थ कर सकूं कि आखिर है क्या। मैं सोचा था पता नहीं आज कौन सा गणतंत्र दिवस, अखबार पढ़ा, लेकिन वो संख्या आपने 72 मैं वो बोला नहीं। मैं आमतौर पर जब तक इसको नहीं बोलेंगे तो पूरा ही नहीं होगा। लोग कहेंगे नॉलेज ही नहीं इनको, तो कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पर मेरे हिसाब से हम कौन सा मना रहे हैं ये ज्यादा मैटर नहीं है, इसको क्यों मनाते हैं ये ज्यादा मैटर होना चाहिए। मनाते क्यों है और आखिर बेसिकली क्या है। तब मोटे मोटे रूप से रास्ते में जब सोचने लगा तो मुझे लगा ये एक नियमावली है, नथिंग एल्स। भारत कैसे चले, जब हम आजाद हो रहे थे तो भारत को चलाया कैसे जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, यूं मान लीजिए आप, और उस सिस्टम को लिखा गया। जो रूल्स रेगुलेशंस जैसे हम बनाते हैं स्कूल में भी, टाइम टेबल बनाते हैं, स्कूल खोलते हैं, तो हमारा एक सपना होता है कि यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा देंगे। साथ में ये भी होता है कि हम इससे पैसा भी अर्जन करेंगे ताकि हमारा परिवार भी चल सके और ये खर्चे भी निकाल सके। और फ्रेंकली इसको सेवा मानते होंगे, पर सेवा कहीं नहीं है। डेफिनेटली इतना सा है कि उस बच्चे को हम पढ़ाएं और अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि हमारे स्कूल का नाम हो और हमको उससे 2 पैसे भी मिल सके। कटु सत्य हर स्कूल संचालक के दिमाग में यही चीज होती है और हर सेक्टर में होना भी चाहिए। एज ए शिक्षक जब आप आते हैं तो आपका भी यही फर्ज होता है कि मुझे अच्छी सैलरी मिले और अच्छा जीवन यापन करूं। हर इंसान का ये सपना है, ये होना भी चाहिए। पर आप देखते होंगे कि 90% लोग इस सपने को अचीव नहीं कर पाते, 90%। और मैं तो कहूं कि 90 क्यों, 95 नहीं अचीव कर पाते। मात्र 5% है जो अच्छे जीवन जीने के सपने को साकार कर पाते, मात्र 5%। और अगर मैं खुशी की बात करूं तो मुश्किल से 1% भी नहीं। पूरे मतलब आप कभी आंकड़ों में देखो तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें 1% लोग भी हैप्पी नहीं है। 5% सफल है, 95 असफल है, फिर भी दुनिया चली जा रही है। दिक्कत क्या है कि हम अपने जीवन की नियमावली बनाते ही नहीं है। हम अपने जीवन का संविधान नहीं बनाते, और बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम शब्दों पे गौर करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। हम में से 90% लोग शब्दों पे गौर करते हैं, जबकि आज मैं पढ़ रहा था संविधान के जो भास्कर पत्रिका में अंदर 2-3 पेज दिए, उसे दिया कि इसकी भावना कुछ अलग थी और हम इसके अर्थ निकाल रहे हैं। इंग्लिश में कहावत है, रीड बिटवीन द लाइन्स। ये रीड बिटवीन द लाइन्स क्या है, कभी गौर से सोचो। जो लाइन में लिख रहा है वो नहीं है, उसके पीछे उसका भाव क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। पर दुर्भाग्य से हम उस भाव को नहीं समझ पाते। और जब तक जिंदगी में ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा मूल भाव है कि जब तक आप भाव को नहीं समझोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। सारा खेल ही भाव का है।
अगर पति पत्नी में प्रेम का भाव नहीं है तो उस शारीरिक संबंध से, उस शारीरिक ये रहने से, उस शारीरिक कोई चीज बेकार है। मानते हो आप? अगर हमारे में प्यार का भाव नहीं है, आप बच्चों के साथ हमारे में अगर लगाव नहीं है, उसको पढ़ाने का भाव नहीं है, तो उस क्लास का कोई अर्थ नहीं है जो आप पढ़ा रहे हो। और उस बच्चे का आपके प्रति आदर का भाव नहीं है तो उस नमस्कार का कोई अर्थ नहीं है जो आते ही आपको करता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मैटर। हमारा दुर्भाग्य है कि हम शुरू से ही शब्दों पे ध्यान देते हैं, अर्थ पे ध्यान देते हैं, भाव पे कोई ध्यान देते ही नहीं। मैं सोच रहा था क्या मैं ऐसा कहता हूं या मेरे जीवन में ऐसा करता हूं। तो शायद मैं आज 49 साल 50 साल का पूरा आ जाऊंगा, 150 में प्रवेश कर जाऊंगा मार्च में। मैं शायद भाव पे ही ध्यान देता हूं, अर्थ पे ध्यान ही नहीं देता। मतलब कभी मेरे इस बारे में घर में भी विवाद होते रहते हैं, पड़ोस में, परिवार में, सब जगह 19-20 चलता रहता, अलग किस्म का आदमी है, ये है वो है, पर मैं कभी ध्यान ही नहीं देता उन शब्दों पे। मैं सिर्फ भाव पे ध्यान देता हूं और भाव ने आज मुझे बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। एक सामान्य से घर का व्यक्ति, हायर सेकेंडरी पास, उसके बाद चलो बीएड भी किया, एमबीए भी किया, वो सब करते के बाद की बात है, पर वो सब पत्राचार से ग्रेजुअली होते चले गए, पर रेगुलर तो सिर्फ हायर सेकेंडरी पढ़ा हूं। उसके बाद 2 साल की एसटीसी की टीचर्स की ट्रेनिंग की, वहां भी मैं टॉपर रहा। नौकरी भी 18 साल 7 दिन का हुआ तो लग गया, और उस नौकरी को 10-12 साल बाद छोड़ भी दिया। यानी जो लोग जाना चाहते हैं उन रास्तों को छोड़ता चला गया। शिक्षा के जरिए कुछ अच्छा करने का था, वो करने के लिए स्कूल खोला, पर मुझे लगा यहाँ लोग करने नहीं दे रहे मेरे को। ना पेरेंट्स सहमत थे जो मैं करना चाहता हूं, सिर्फ ना टीचर्स सहमत थे। बहुत फ्रेंकली कह रहा हूं आपको, टीचर्स आज भी सहमत नहीं है कि कुछ अच्छा हो, बस जो डर रहा चला जा रहा है, वी हैव टू डू दैट, नथिंग एल्स। यहाँ छोड़ के मैंने सोचा चलो नहीं कर सकते तो कुछ चलने दो, इसको रोजगार मान लेते। मेरा यहाँ से आज भी हम जो पैसा लेते हैं इसका घर में यूज नहीं करते। आप मानेंगे नहीं इस बात को। मेरे घर की कमाई, मेरी पत्नी की सैलरी है, मेरे और जो अन्य सोर्सों से पैसा आता है उस पैसे को मैं घर में काम नहीं लेता। ठीक है, चलता रहे, दूसरी स्कूल में लग गया, वो कर गया, अलग बात है। मैं यूज ही नहीं करता इस पैसे को, क्योंकि मैं मानता ही नहीं जिस उद्देश्य से मैंने स्कूल खोला था वो उद्देश्य मैं आज भी पूरा नहीं कर पा रहा। इसलिए मेरे हर बार जब स्कूल खोलने की सपना आता है तो कुछ अलग करूं करता रहता हूं। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं सफल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, रोजगार बन गया तो भी सफल हो गया। दूसरी खोल रहा हूं, हो सकता है वो मेरी भावनाओं के अनुसार रहे, वो भी रोजगार हो जाए तो भी कहां दिक्कत है। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, भाव दिमाग में रखो। भाव क्या हो कि जिसके से हम डील कर रहे हैं उसकी तरक्की हमारे दिमाग में शामिल हो। अगर आप शिक्षक हैं और क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो भाड़ में जाए आपकी कितनी सैलरी मिल रही है, भाड़ में जाए आपका डायरेक्टर मैनेजमेंट कुछ क्या कर रहा है। उस बच्चे के प्रति आपको शिक्षा देने का भाव जब तक रहेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपकी शिक्षा बहुत बेटर तरीके से होगी। और ये बेटर तरीके से शिक्षा एक दिन रिवर्ट होके आती, ये लौट के आती। ये लौट के कैसे आएगी? वो बच्चा जहां जाएगा वहीं तारीफ करेगा कि ये फला सर बहुत जोरदार है। आप पढ़ नहीं करते क्या? वो बहुत पढ़ा था, बहुत शानदार पढ़ा था। आपके सबके जब रिपोर्ट कार्ड ले तो एक ही बच्चा अलग अलग टीचर के अलग अलग रिपोर्ट कार्ड देगा, जबकि सारा सिस्टम सेम है। सो यहां से आपके भाव का निर्णय होकर आता है। आप घर में बहू है तो अपनी सास के प्रति श्रद्धा का भाव रखिए, उस माता पिता के प्रति सेवा का भाव रखिए। देखिए धीरे धीरे आपके बच्चे और वो सारा सिस्टम इस चीज को पालना करने लगेगा, वो कहने लगेगा यार नहीं है, क्योंकि जो देखता है वही तो होता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी टीए की बैठक में जा रहे हैं, तो कम से कम उस 1 घंटे के दौरान आपका सिर्फ उस मृत आत्मा के प्रति जो हो रहा है या जो वो क्या बोल रहा है, जो गरुड़ पुराण बाँच रहा है, उसके सुनने का भाव होना चाहिए, वहां से सीखने की कोशिश हो। यदि किसी काम को करने के पीछे आपके दिमाग में क्यों हो, आपको लगता नहीं है बेकार है, छोड़िए उसको। आप सोचें कि ये जो केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह 4 धाम है दुनिया में, कहते बड़े इनको जाने के बाद मोक्ष होता है। मैं 2 धाम गया और 2 में से 1 के दर्शन ही नहीं किए मैंने। भाव ही नहीं था, मेरा क्या मतलब है, चला गया घूमने की दृष्टि, चला गया। पागल हूं या तुम? मैं भगवान को मन में रखता हूं, मंदिर में मानता ही नहीं तो नहीं जाता मैं, नहीं भाव मानता। मैं राजस्थान भर में घूमता रहता हूं, सारे देवताओं जाता हूं, बाहर में खड़ा रहता हूं, मेरी सारी टीम जाके दर्शन करती है, लाइन लगती है। मैं बार बार बात नहीं करनी, अपना कुछ नहीं करना, नहीं दर्शन करना। तो क्या मैं नास्तिक हूं? नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूं। मेरा भगवान के प्रति भाव है। लेकिन मंदिर में जो व्यभिचार हो रहा है, मंदिर में जो 500 रुपए लेके वीआईपी एंट्री देके दर्शन कराया जा रहा है, मैं उससे नफरत करता हूं। मंदिर में पुजारी जो पैसा लेके लूट रहा है, प्रसाद आपका लेगा, पूरे प्रसाद को रख लेगा, आपको थोड़ा सा टुकड़ा देगा, वो प्रसाद दोबारा इकट्ठा करके और बेचने दुकान पे भेज देता है, मैं उसके खिलाफ। अब उसके खिलाफ होने से मैं भगवान के क्यों खिलाफ हो गया? मुझे लगता है कि मेरी स्कूल में यह गलत हो रहा है तो फिर मैं दोषी हूं,
चाहे गलत आप कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बाई जी कर रही हो, गार्ड कर रहा हूं, पर दोषी मैं हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है यहां सही करने की। उस मंदिर में जो भगवान बैठा है, वो गणेश जी के मंदिर में जो गणेश जी बैठे, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी आंख के नीचे उनका पंडित गलत नहीं करे, लेकिन कर रहा है वो, तो फिर काय का भगवान वहां है? तो है ही नहीं, और है तो किस काम का? वो भगवान क्यों मानूं मैं जो गलत को देख रहा है? आप देखिए कितना भाव होता है। जबकि मेरे घर में जो मंदिर है छोटा सा बना रखा है, वहां मैं बैठता हूं, मैं बात करता हूं उनसे। मुझे जो कुछ अगर कोई गलती हो जाए तो मैं कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं। मुझे कुछ कहना होता, कुछ करना होता है, जब मैं डिसीजन नहीं कर पाता तो मैं बैठ के कहता हूं मैं जा रहा हूं फला काम करने, पता नहीं सही है गलत है, आपको जो उचित लगे डिसीजन करा देता। सो वो दोनों डिसीजन मुझे स्वीकार होते हैं। हाँ होती है तो भी स्वीकार है, ना होती है तो भी स्वीकार है। आप इसको कुछ भी भाव कह लीजिए। मैं कहीं किसी ज्योतिषी के पास गया तो उसने देख के कहा आप तो भगवान से सीधी बात कर लेते हो। मैं ऐसे कैसे कि हाँ मैं करता तो हूं, बोल वो सीधी बात ही है। अब उसका धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसको आप साइकोलॉजी कह लीजिए कि मैं सवाल करता हूं तो मेरे दिमाग में आंसर्स आने लग जाते हैं। नहीं यार तो गलत है ना, मैं कहता हूं ऐसा कर दो, कहते तेरा स्वार्थ है यार, ऐसा तो तू कर रहा है। वो मेरा मन ही, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वहीं से आंसर्स मिलता है। मैं आज आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, अगर जीवन बदलना चाहते हो तो इस 26 जनवरी को मनाइए, कुछ रूल्स अपने जीवन में बना लीजिए। थोड़े से समय लगेगा, आपको तकलीफें आएगी, पर धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिक फॉलो होने लग जाएगा। मेरा समय पे आने का नियम है, मुझे ध्यान था 9 बजे आना है, तो मेरी घड़ी के अनुसार 9:59 पे आता, 9 बजे आता। हो सकता है 1 मिनट घड़ी लेट हो मोबाइल की, दैट्स अनदर थिंग। क्योंकि मैं लेट उठा तो मैंने सारे अखबार पढ़ने को बंद करके पहले तैयार होके आने लगा। वो बाई जी बोली कुछ ले जाओ, चाय बना ली थी उसने। मैं कहा नहीं मैं चाय पीऊंगा तो शायद 1 मिनट लेट हो जाऊंगा, पहले मुझे जाना है। ये भाव था मेरा समय पे पहुंचने का, और ये आज नहीं जीवन में हर जगह है। तो मुझे देखने लेट नहीं होता मैं कभी भी जिंदगी में। आप मुझे कहीं भी किसी फंक्शन में, मैं नेता बन गया तो वहां भी जाता हूं तो मैं पहले पहुंच जाता हूं, जनता आती ही नहीं है, पर मैं मेरे भाव को नहीं छोड़ा, मैं टाइम पे जाता हूं तो लोग अब टाइम पे आने लगे। आप बच्चों के प्रति शिक्षक हैं, जिंदगी में खूब तरक्की करोगे। मैं फिर बता दूं, अगर आपकी तरक्की में कोई रोड़ा है तो सिर्फ आप हो, क्योंकि आप अपना पूरा नहीं देते हो। कारण कुछ भी हो मुझे पता नहीं, हो सकता है आपको सैलरी कम मिलती है इसलिए आप नहीं देते हो सकता है आपको बच्चे अच्छे नहीं मिले इसलिए नहीं देते हो, पर उस पूरी क्लास में एक बच्चा अच्छा होता है, उसके साथ अन्याय होता है जब आप पूरा नहीं देते। और आपके खुद के साथ अन्याय होता है जब आप पूरा नहीं देते हो, तो रिजल्ट पूरा नहीं आता है, तो आपकी तारीफ वहां से नहीं निकलती है। ये छोटे छोटे टीचर्स लाखों रुपए कमा लेते हैं, और कुछ लोग उसी 2000, 5000, 10,000 में भी जिंदगी काट लेते हैं। सो आज अगर आप गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं, इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो बैठ के मंथन करिए, अपने पूरे जीवन को पहले खंगालिए कि मेरी कहाँ गलतियां, मैं कहाँ रियल भाव में नहीं आ पाता। आप जिसके प्रति दिल से भाव रखिए, नहीं रखना बंद करिए, हटाइए, क्योंकि कोई ऐसा चीज है ही नहीं। भगवान है भी और नहीं भी, सच है भी और नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज मैं कई बार बहुत रिसर्च करता रहता हूं, आप मुझे एक चीज खुला चैलेंज है, बता दो जो ये है कि नहीं है। मैं है, आप है करिए, मैं नहीं करके बता देता हूं। दोनों चीजें हैं। इस संसार में कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत है भी। आप सोचो कोई ताकत नहीं है। अगर मंदिर में भगवान है तो अभी जाऊंगा और उस मूर्ति को तोड़ के ले जाऊंगा, हिम्मत रोक के दिखा दे, वो खुला चैलेंज करके जा रहा हूं, इसका मतलब नहीं है वहां। लेकिन एक आदमी आता है कि मेरे पिताजी मर रहे हैं, कृपया उसको बचा लो, और वो जल चढ़ाता है, उसके पिताजी बच जाते हैं। डॉक्टर कहते मर चुका है, फिर बच जाते हैं। इसका मतलब कोई है जिसके जल चढ़ाने से वो बच गए। तो जब किसी ने इस सवाल को किया तो उसने कहा ये जब चोर चोरी करने गया तो भगवान चोरी करने नहीं गया था, वो मूर्ति चोरी करने गया था। मिल गई उसको, उसका भाव था ही नहीं भगवान है वहां, लेकिन जो जल चढ़ाने गया वो भगवान का भाव लेके गया। सो ये भाव उस पत्थर को भगवान में बदल देते हैं और उसी भगवान को पत्थर में बदल देते हैं। दोनों के भाव अलग अलग थे। सो सारे खेल इस संविधान का जो थी, इसकी मूल भावना थी सबके साथ जाति पाति में भेदभाव नहीं हो, सबको समान अवसर मिले बढ़ने के। पर दुर्भाग्य से आज आप देख रहे हो कहां समान अवसर, जातियों के आधार पे हमारा देश बटा हुआ है। कोई आदमी एससी का है और वो देश का राष्ट्रपति है, लेकिन वो दलित कहलाता है, और दलित कह के उसको सारे वो फैसिलिटीज मिलती है जो एक स्वर्ण जाति के आदमी को, जो उसी के मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है राष्ट्रपति की। KR नारायण जब राष्ट्रपति थे तो उनके कोई चोटी वाला आदमी बिहार का ब्राह्मण था, वो खाना बनाता, मतलब चपड़ासी नौकर था।
जब दोनों ने अपने बच्चे के दाखिले के लिए, पोते के दाखिले के लिए कहीं एप्लीकेशन लगाई, तो राष्ट्रपति के पोते को दाखिला इस आधार पे मिल गया कि दलित है, पिछड़ा हुआ है, इसको आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो चपड़ासी था उसके बच्चे को इसलिए दाखिला नहीं मिला कि तो स्वर्ण जाति का है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा संविधान है तो वो गलत है। पर उसकी भावना ये कतई नहीं थी। उसकी भावना थी कि उस वक्त कुछ स्वर्ण जो दलितों पे अत्याचार करते थे उनसे उनको मुक्ति मिले। तो ये कुछ स्वर्ण थे जो कुछ दलितों पे अत्याचार, सारे स्वर्ण तो दलितों पे अत्याचार नहीं करते होंगे ना। आपके मेरे पूर्वज कौन से इतने बड़े आदमी थे जो राजा महाराजा थे, किसी बताए हो तो मेरे खुद ही गरीब थे, अपना टाइम पास करते थे, नहीं थे क्या बताओ मुझे आप। और आज भी ऐसे लाखों दलित है। दलितों में 2 दलित हो गए। जिस दलित को नौकरी मिली जो IAS अफसर बन गया, वो अपने बच्चे को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में या अमेरिका में पढ़ा रहा है, उसका मुकाबला मेरा ये लड़का जो 22 है इसकी बच्चा कैसे करेगा। 2 दलित हो गए। तो क्या संविधान ये था? तो क्योंकि मूल भावना में कोई नहीं जा रहा, सब शब्दों पे जा रहे हैं, इसलिए उसी ढर्रे को पीटते पीटते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे देश का भला नहीं हो कि उल्टा बुरा होता जा रहा है। इस वक्त आप और मैं 56,700 रुपए कर्जे में हैं। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता है, इसमें पर हेड 7.5 करोड़ जनता पे पर हेड 56,700 रुपए का कर्जा है। और जब मैं इसको नेट पे खोजने लगा कि कर्जा कब से चालू हुआ, तो 2003 में जब भैरव सिंह की सरकार बनी तब ये करीब 6,000 था। 99 में जब सरकार भैरव सिंह की 99 से 3 तक चली सरकार, नहीं 99 से 4 तक, सॉरी गहलोत की चली जब 5,000 था। उससे पहले भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में जब वित्त मंत्री थे, एक अच्छा सा नाम था, मानस बाल कुछ पता नहीं क्या नाम आ रहा है, वो वित्त मंत्री थे, उनके टाइम से कर्जा शुरू हुआ। अब देखते जाइए 99 से 98 सॉरी 97 98 से कर्जा चला। आज हम कितने साल हो गए? अब 20 25 30 साल हो गए होंगे। 30 साल में हम 56,000 पे आ गए। इसका मतलब कर्जा बढ़ता जा रहा है। फिर मैंने सोचा यार कर्जा होता क्यों? हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो मालूम चला हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ अपनी सैलरी लेने के लिए कर्जा ले रहे हैं। मैं कह सैलरी भी तो अच्छी बात है ना, देनी चाहिए। कितने लोगों को दे रहे होंगे? तो गौर से देखा तो 1% लोग, 7.5 करोड़ जनता में 6,99,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है मात्र, यानी 1% भी नहीं हुई। 7.5 लाख होते तो 1% होते। 6,99,000 आदमी उस पूरे पैसे को खा रहे हैं। मैं क्या कितना खा रहे होंगे? तो मैंने देखा तो अगर यूं मान लीजिए 1 रुपया अगर पूरे स्टेट की इनकम है, उसमें से 92 पैसे खा रहे हैं वो। मैंने चलो फिर भी 8 तो हमको मिल रहा है, तो नहीं 8 भी नहीं मिल रहा, 1.5% ब्याज जा रहा है जो कर्जा उठा रखा ना सैलरी लेने के लिए। तो कितना हो गया? 93%। मैं चलो फिर भी हमें तो इतना तो मिल ही रहा है। तो देखा 1.5% आता ही नहीं, क्योंकि रिश्वत खा के छोड़ देते हैं उनको। ये बिजली चोरी हो रही है, उस चोरी को रोकने के लिए टीम लगाई गई है। वो टीम आती है, चोरी पकड़ती है, रिश्वत खा के चल जाती है। तो चोरी से इनकम नहीं हुई, डबल नुकसान तो हो ही रहा है चोरी का। इनकम भी नहीं हुई, जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे 1.5% हो तो कुल मिला के 95% तक तो हिल भी नहीं सकते। अब 5% में ये सारा डेवलपमेंट होता है, जिसमें पैसे की कमी के कारण 1-1.5% में डेवलपमेंट है। जो देख रहे हो 1 से 1.5% में डेवलपमेंट है। ये संविधान का दुर्भाग्य है। ये दिस इज द मिसयूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मकसद नहीं थी उसकी कि 99 को लूटो और 1 को खिलाओ। कोरोना में आप सब हम सब का रोजगार गया है, 90% लोगों का। 90% लोग बेरोजगार हुए हैं। 90 क्यों, 99 हुए हैं। 1% जो गवर्नमेंट सर्वेंट था वही तो बेरोजगार नहीं हुआ कोरोना में, उसको ही तो घर बैठे मिल रही थी। बाकी तो सबके सब बेरोजगार है। मान लीजिए दुकान बंद थी तो कहां से रोजगार हुआ होगा उस गरीब का? स्कूल बंद थी तो कहां से मैंने आपको सैलरी दी कहां? तो आपका कहां रोजगार हुआ? आपके पास पैसा नहीं है तो आपने कहां खर्च किया होगा? तो जहां आपने खर्च नहीं किया तो उसका भी बेचारे की इनकम कहां हुई होगी? आपने सबने खर्चों पे डेफिनेटली कटौती, क्योंकि इलाज ही नहीं था कोई। मैं खुद 2-2.5 महीने स्कूटर पे चला हूं, इलाज ही नहीं था कोई। लेकिन उस 1% को फिर भी पूरी एंजॉय, ही इज एंजॉयिंग द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1% पूरा मजा ले रहा है सैलरी का। इतना खर्चा हो गया। आज मैं नगर निगम का बजट पढ़ रहा था, सारी विकास योजनाएं ठप्प कर दी, पैसा ही नहीं है। मैं सोचे पैसा आया जो कहां गया? वो सैलरी देने के लिए कम पड़ रहा है अभी तो, और कर्जा लेना पड़ेगा हमको। सो ये मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मिसयूज उस भावना का मिसयूज है जो नहीं होनी चाहिए थी। होना क्या चाहिए था? अगर ये भावना होती कि मेरे लिए सब इक्वल है, मेरे देश की जनता तो जिस वर्ग का लॉकडाउन था
उनकी सैलरी कहती जाती है कि आपको तो गवर्नमेंट टीचर, जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ टीचर है, उसको 75,000 सैलरी है, वो तो घर बैठे मिल रही है। तो गवर्नमेंट कहने कि आप 75 आपको नहीं देंगे, आप तो पहले से खूब ले रहे हो। इस आपके पैसे को हम उन टीचर्स को देंगे जो प्राइवेट स्कूल में जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, या आईएएस अफसरों का, मंत्रियों का, नेताओं का, राज्यपाल का वेतन काट के हम उन लोगों को देंगे जिनके घर नहीं चल रहे हैं। लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, देख लो। तो फिर कहां मूल भावना, कहां लोक कल्याणकारी राज्य की भावना? क्योंकि वहां पे भाव ही नहीं है किसी के दिमाग में कि जिस जनता को लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है हमारा, वेलफेयर स्टेट के नाम से चलती है संविधान में, लोक कल्याण हुआ कहां? एक दिन को डोटासरा जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है और एक मिनिस्टर और बैठे थे, उनके सामने मैंने वैसे कहा, आपको पता है क्या नीचे क्या हो रहा है? नहीं यार कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको पता है परेशानी नहीं है। जो मध्यम वर्ग है वो पिस रहा है बहुत बुरी तरह। मजदूर है, उसके घर पे फिर भी अनाज पहुंच गया, क्योंकि दानदाता भी उसी के घर जाते हैं और वो कोठी भर लेता है। लेकिन जो एक शिक्षक है, जो समाज का वो करता है, उसको देके वो मजदूरी नहीं कर सकता। जो दोनों पति पत्नी शिक्षक हैं, वो क्या गुजर रही होगी, मकान का किराया कहां से देंगे? उन पे क्या, क्यों इतना ही तो पैसा मिलता है। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को कि हम जो देते हैं वो आपके खाने पीने में निकल जाते हैं। फिर हमने अगर घर भर ले लिया मजबूरी में, तो ईएमआई बांध ली, वो सारी चीजें होगी। नोबडी मैटर्स, किसी को मतलब नहीं। सो मूल भावना से वो भटक गए, इसलिए सत्ताएं किसी काम की नहीं। पर मैं ये मानता हूं कि व्यक्तिगत तरक्की के लिए, और जब व्यक्तिगत तरक्की के लिए भी संविधान बना ले तो अपने आप राष्ट्र तरक्की करेगा। सो आप सब इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, बैठें, एनालिसिस करें अपनी लाइफ को एंड मेक फ्यू रूल्स फॉर यू। एक संविधान बनाइए छोटा सा, जिस संविधान में किसी का बुरा नहीं करने की भावना हो, किसी का बुरा नहीं हो आपसे, पहली भावना। दूसरी भावना, जिस काम के प्रति आप हैं, कुछ भी करें आप, उस काम के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, सेवा की, जो मतलब उस काम को पूरी लगन के साथ करने की भावना होनी चाहिए। आप ट्यूशन पढ़ाते, पढ़ाइए, पर इतना प्यार से पढ़ाइए कि उस बच्चे को पूरा दे दीजिए, ताकि वो 10 बच्चों से जाके कहे उन सर से ट्यूशन पढ़ो, आनंद आता है, उनसे सीखने को मिलता है। बच्चे की करिए ना पिटाई, किसने मना किया? पर उस पिटाई में आपकी खीज नहीं होनी चाहिए, उस पिटाई में उस बच्चे को सुधारने का भाव होना चाहिए। और जब ये भाव होगा तो लाख लोग आ जाएं आपके सामने, आपको डर नहीं लगेगा। फिर आपके दिमाग में दहशत नहीं होती। दहशत कब होती है? जब आप अंदर से कहीं चोर होते हो, भाव कुछ और था, कर कुछ और दिया। जब हमारे भाव में और एक्शन में डिफरेंस होता है तो डरते हैं लोग। लेकिन जब आपका भाव और एक्शन एक होगा तो ध्यान रखिएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। आप किसी बच्चे की लापरवाही पे उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसको सुधारने की दृष्टि से, तो उसके माँ बाप भी आए तो आपके चेहरे पर रोब रहता है कि मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैंने क्या कर दिया इसमें, मैं ये चाहता था ये बच्चा ऐसे करे, ये इतना नुकसान हो रहा था, फ्यूचर में जाके आपको इतनी तकलीफ देता, तो माँ बाप वापस लौट जाएंगे। लेकिन जब वो बच्चा आपके घर ट्यूशन नहीं आ रहा और इसलिए उसको पीटते हैं, तो बच्चा भी घर में मम्मी को कहता है कि ट्यूशन के लिए कह रहे हैं सब बच्चों को, मैं नहीं गया इसलिए अब मेरे पे वो बदला लेने की भाव। ध्यान रखिएगा, यहाँ भाव चेंज हो गया उसका और आपका भी, इसलिए वो टीचर के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। वरना बच्चे की पिटाई करें, उसके माँ बाप पहले तो डंडा दे के जाते थे, मारिए इसको जितना करना है। और आज भी आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो माँ बाप आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।